दोस्तों, आज की कहानी है बहु हम खानदानी रईस से तुम्हारी तरह सरकारी मुलाजिमों के घर के नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं जानती हो आज मेरे पास एक अजीबो गरीबो मुकदमा आया था। अशोक शाम को कॉलेज से लौटकर माँ के साथ चाय पीने के दौरान अचानक बोला तो माँ की नजरें उसकी ओर उठ गई। हाँ माँ, आज एक ऐसा मुजरिम मेरे सामने आया जिस पर शराब पीकर किसी की हत्या करने का आरोप था। पर जानती हो, जब सरकारी वकील ने उससे कारण पूछा तो उसने अपने पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझी नहीं। उसने बताया कि उसके पिता सदैव बिगड़े नवाब रहे। उसके दादाजी कभी गांव के जमींदार रहे थे। अंत जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, नौकरी की जरूरत महसूस नहीं हुई और आवारागर्दी के साथ दारू, गोश्त और इधर उधर रंग रेलियां उनका हमेशा से शौक रहा। उनकी इसी आदत से परेशान होकर उसके बचपन में ही माँ उसके 3 साल के भाई को लेकर अलग हो गई थी। सुखी वो बड़ा बेटा था और पिता का जबरदस्त लाडला भी। पिताजी ने किसी भी हालत में उसे माँ के साथ भेजने से इनकार कर दिया। माँ के जाते ही वह और स्वतंत्र हो गई और उसकी भी हर जायद नाजायद जिद पूरी करने लगे। हालात ये हुए कि युवावस्था की देहरी पर कदम रखते ही वो भी बाप की राह चल पड़ा था। उसने सीधे सीधे कहा, जज साहब, बचपन तो गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस मुहूर्त में माँ बाप डाल देते हैं बच्चा उसी मुहूर्त में डर जाता है। तो जब वही बच्चा बड़ा होकर वही सब कुछ करता है जो उसने माँ बाप को करते देखा तो वो क्यों मुजरिम करार दिया जाता है। जिसने वह मुहूर्त घटी उसे क्यों नहीं। जज साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं शराब पीकर कोटे पर गया और जब सीताबाई की 12 साल की बेटी के साथ ठाकुर लाल ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो मेरा खून खोल उठा और उसे रोकने की चेष्टा में कब मेरे हाथ से उसका खून हो गया मुझे खबर नहीं। पर जब मैंने अपनी 16वीं सालगिरह पर पहली बार शराब पी थी तो पिता ने क्यों नहीं रोका। मुझे उल्टा उन्हें गर्व हुआ था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। माँ, आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। अचानक माँ का पीला पड़ा चेहरा देखकर अशोक घबरा गया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुमने क्या नाम बताया उसका? सोनल ने खुद को संभालते हुए पूछा। शायद विक्रम था। विक्रम ठाकुर, निवासी ललितपुर। एक बार सोनल का दिल बैठ सा गया जिसकी उसे 25 साल तक रात दिन आंसुका रही थी। वह आज सस बनकर उसके सामने था। किसी बहाने से वह उठकर अपने कमरे में आ गई। विक्रम यानी उसका अपना बेटा विक्रम, वो बेटा जिसके पर उसमें पहली बार मातृत्व का भाव जागा था, जिसको सीने से लगाकर वह खुशी के साथ में आसमान पर पहुंच जाती थी और जिसको छोड़ के आने के बाद भी कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उसे उसकी याद नहीं आई। वो आज वही बेटा शराब के नशे में कत्ल के इल्जाम में अपने ही छोटे भाई की अदालत में खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 25 वर्षों में उसने अशोक को भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसका पिता जिंदा है और उसका एक बड़ा भाई भी है। पति से अलग होने के बाद कुछ दिन वो मायके में ही रही और जब उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई तो उसने अपना तबदला ऐसे शहर में
करा लिया जहाँ उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा न कर सके। उसने खुद को विधवा घोषित कर अशोक को पिता से मिलने की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। अशोक को अच्छे संस्कारों के साथ उसने अच्छी शिक्षा भी दी। आज वह जज की कुर्सी पर था। पिछले महीने ही उसका तबादला ललितपुर के पास के जिले में हुआ था, पर आज वक्त उसे इस मोड़ पर खड़ा कर देगा ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करे वो, क्या वो विक्रम को उसकी किस्मत पर छोड़ दे। पर सही कहा था विक्रम ने, इसमें उसका क्या कसूर। कसूर तो उसकी परवरिश का है। तो क्या वो अशोक को सब कुछ बता दे, पर पता नहीं अब उस पर इसका क्या असर होगा। उसे याद आया चलते समय उसके पति ने बड़े घमंड से कहा था, एक दिन देख लेना मेरी और अपनी परवरिश का अंतर। हम खानदानी रईस से तुम्हारी तरह सरकारी मुलाजिमों के घर के नहीं। रात भर सोनल इसी हुआ पो में डूबती उतराती रही, पर सुबह होते ही उसने निर्णय लिया वह अशोक को सब कुछ बता देगी। सब कुछ सुनकर एक बार तो अशोक जैसे सकते में आ गया, पर वह समझदार था। माँ की परिस्थिति का अंदाजा उसे हो रहा था। हाँ, उसने ये जरूर कहा, माँ शायद अगर आज ये राज पहले मुझ पर खोल देती तो हो सकता है कि ये, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोनल बोल लूटी। मैं तुम पर तुम्हारे पिता की साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मुझे डर था कि वह तुम्हें भी मुझसे छीन न ले। दूसरे दिन अशोक ने विक्रम के पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की तो बिना किसी ना नुकर के वह कोर्ट में आ गया। अशोक ने चपरासी से कहकर उन्हें अपने प्राइवेट चैम्बर में बिठवा दिया। विक्रम का मुकदमा शुरू होने से पहले ही लंच में वो उनसे मिला। अयालसी ने उनके चेहरे को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। जुर्रीदार चेहरे पर काले रंगे बाल, आंखों में सुरमा और पान तंबाकू से पड़े पीले दांत। हाँ, सफेद जग कुर्ता और वैसा ही पाजामा। एक बार तो वह सोच ही नहीं पाया कि ये आदमी उसका पिता भी हो सकता है। उसने कभी अपने पिता की तस्वीर तो नहीं देखी थी, पर बाल मन ने अपने पिता की वासली और तेज से ओतप्रोक्त जो छवि बनाई थी वह आज भी उसके मस्तिष्क की सदरिया पर ज्यों की त्यों धरी थी। नमस्ते जज साहब। अचानक आवाज से उसकी तंद्रा टूटी तो वह हंस गया। ओ नमस्ते बेटी, आपने मुझे याद किया। आपको मालूम है आपके बेटे ने आप पर क्या इल्जाम लगाए हैं। उसने उनको गौर से देखते हुए पूछा। शायद कोई प्रस्ताव कहीं छिपा हो, पर उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा, जज साहब ये तो खानदानी अमीरों के घर की पहचाने, पर मेरा बेटा बस तो जाएगा ना। उससे ये कलंक किसी की इज्जत बसाने के दौरान वह आगे के शब्द पनीले हो उठे थे जो उनकी बेटे के प्रति उनकी ममता दर्शा रहे थे। आपके एक ही बेटा है यहाँ। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। एक और है, वह भी ऐसा ही है क्या? उसने लापरवाही से पूछा। पर बाबा गुटे, उसे साथ लेकर 25 वर्ष पहले मेरी पत्नी घर छोड़ गई। ओ शायद बिना माँ के इसकी परवरिश। अशोक ने कुछ कहना साहब ठाकुर साहब बीच में ही बोल पड़े। इसको खानदानी संस्कार देने में मैंने कोई कमी नहीं की है, तभी तो वह एक तवायब की बेटी के साथ भी किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सका हूँ। वो तो ये है आपके संस्कार कि बेटा कोठे पे जा रहा है, शराब पी रहा है और आप उसे रोकने की बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
अशोक के सबर में दुख के साथ व्यंग्य उतर आया। आपको इसे भी इसकी माँ के साथ भेज देना चाहिए, तब शायद इसकी जिंदगी, तब कौन ये जंज सा बन जाता। ठाकुर साहब बीच में व्यंग्य से बोल उठे, क्या पता हो ही जाता। अशोक ने फाइल पलटते हुए जानबूझकर लापरवाही से कहा, तो ठाकुर साहब देश में भर उठे। मुझे मालूम है मेरा छोटा बेटा भी भिखारियों की तरह ही जी रहा होगा। आपने कभी उसके हाल जानने या मिलने की कोशिश नहीं की। अशोक ने उनका मन पढ़ना चाहा, पर उन्होंने तेजी से बात पलट दी। उसका जिक्र छोड़िए, मेरे इस बेटे की बात करिए। ये बस तो जाएगा ना, अब ये तो साक्ष्य ही बताएंगे। अभी क्या कहा जा सकता है। अशोक ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। बाबूजी को बाहर छोड़ा हो। पता नहीं एक जंज के मुंह से बाबूजी शब्द या जिस कोमल लहजे में वो कहा गया था, उसे सुनकर एक बार ठाकुर साहब भी शौक से गए, पर दूसरे ही शख्स ने वो अपनी अकड़ी साल से बाहर निकल गए। रात भर अशोक बहुत बारीकी से केस स्टडी करता रहा, हालांकि अपना जुर्म विक्रम कबूल कर चुका था, पर भीतर से न जाने क्यों उसे लग रहा था कि भले ही विक्रम कितना भी शराबी हो, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक शख्स को तो उसे अपने भाई की साफ गोई पर भी गर्व हो उठा, पर दूसरे ही शख्स ने उसका मन अपने मुजरिम भाई के प्रति सहानुभूति से भर उठा। काश माँ के साथ वो भी आ जाता, पर दूसरी सुबह कोर्ट जाते समय उसका मन बहुत शांत था। उसने पक्के सबूत और गवाही के आधार पर अपने फैसले में ये लिख कर विक्रम दोबारा किसी नाबालिग की अस्मत बसाने के प्रयास में अभियुक्त से हुई हाथापाई के दौरान अभियुक्त के हाथ में पकड़ी हुई छुरी उसी के पेट में लग जाने से उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि छुरी पर उंगलियों के निशान केवल मृतक के थे, विक्रम के नहीं। विक्रम को मृत्यु दंड से बरी कर दिया, पर कोर्ट से निकलने के पहले उसने ठाकुर साहब से अपने चैम्बर से मिलने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर वह तुरंत ही उससे मिलने पहुंच गए। अब तो आप बहुत खुश होंगे कि आपका बेटा बरी हो गया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अशोक ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए तौलिए से भीगे हाथ पोंछते हुए कहा, क्योंकि हर बार न्याय की कुर्सी पर बैठा जज उसका छोटा भाई नहीं होगा। क्या मैं समझा नहीं। आप ठाकुर साहब की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से जैसे निकल पड़ने को तैयार थी। हाँ, मैं विक्रम भैया का छोटा भाई हूँ। अशोक आपका बेटा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला माँ को विधवा के रूप में देखा और अपने देवता तुल्य पिता की जो सुंदर छवि मेरे पर सदैव से मेरी प्रेरणा रही, उसमें आपका कहीं स्थान नहीं है। बस अब आप जा सकते हैं। बेहतर होगा कि विक्रम भैया से भी आप ये राज उजागर न करें, वरना मुझे डर है कि कहीं सच्चाई जानकर उनके मन में आपके प्रति नफरत न फूट पड़े और आप अपना इकलौता बेटा भी न खो दे। और हाँ, उम्मीद है कि अब आप अपनी और अपनी पत्नी की परवरिश में अंतर समझ गए होंगे। कहते ही उसने मेज पर रखी घंटी दबा दी। ठाकुर साहब थके कदमों से बाहर निकल गया। जो उसके अंदर घमंड था वो आज टूट गया था।